हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतुप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्लास 9th का जो अपने पास में चौथी प्रश्नावली है, दो चर में रैखिक समीकरण, उसका वन शॉट। तो इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे अपन एक बार में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रश्नावली में अपने पास में चार हिस्से हैं, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। पहले वाले में परिचय है, दूसरे में रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं अपने पास में वो हो जाएगा, तीसरे में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी ग्राफ कैसे बनाएंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, और चौथे में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण जो है किस तरह के होते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, बेसिक अपन ने कई बार पढ़ रखा है कि अपने पास में दो चीजें होती हैं, चर और अचर होती हैं। चर ऐसी चीजें जिनका मान जो है बदलता रहता है, लेकिन अचर जो है ऐसी चीजें होती है जिनका ऐसी गणितीय अपने पास में होती चीजें जिनका मान जो है सदैव समान रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट कहते हैं और चर को इंग्लिश में अपन वेरिएबल कहते हैं। अचर के उदाहरण है 1, 2, 4, -7। इनका वैल्यू जो हमेशा सेम रहता है, वैल्यू कभी बदलता नहीं है। अपन ने पास में ए बी सी से भी हम अचर को दर्शा सकते हैं, लेकिन चर को जो है हम किससे दर्शाते हैं, एक्स से, वाई से, जेड से, इनसे हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास में चर और अचर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने पास में क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। वो अपने पास में गुणा करके आ सकता है, उनको गुणा करके जोड़ने पे आ सकता है, ये सारी बातें अपने पास में रहती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे एक चर में रैखिक समीकरण अपने पास में क्या होता है। रैखिक का अर्थ आप ये समझते हैं कि अपने पास में जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। समीकरण को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, अपने पास में कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें बराबर का निशान लगा है, उसके उल्टे हाथ में कुछ लिखा है, सीधे हाथ में कुछ लिखा है, वो समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और एक चर में, तो एक चर में रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अपने पास में वो होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे एक्स तो आपके पास में चर हो जाएगा, ए और बी आपके पास में क्या है, अचर हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे ए का मान जो है अपन 0 नहीं ले रहे हैं, ऐसी अपन कंडीशन ले रहे हैं, और ए और बी का मान क्या है, वास्तविक संख्याएं अपने पास में हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका, एक्स की घात कितनी है, एक है, एक ही चर है और बराबर का निशान है, उल्टे हाथ में भी कुछ है, सीधे हाथ में भी कुछ है, यानी कि ये एक चर में रैखिक समीकरण है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे अपन कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे a का वैल्यू 2 ले लो और b का वैल्यू 3 लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आपके पास में एक चर में रैखिक समीकरण का उदाहरण है। एक और केस ले लेते हैं, a का वैल्यू -3, b का वैल्यू 5, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, -3x प्लस 5 बराबर 0। तो ये भी एक चर में रैखिक समीकरण आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, एक और केस लेते हैं अपन। इस बार अपन क्या करेंगे कि तीसरे केस में a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 3 लेंगे। अब देखना, जैसे a का वैल्यू 0 लोगे ना तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 जो है इस चीज को भी कंसिडर नहीं कर रहे, हम जानबूझ के ले रहे हैं a का वैल्यू 0 होगा। तो जैसे 0 होगा तो क्या बोलोगे, 0 गुणा x प्लस b का वैल्यू कितना है 3 बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे ना, 0 गुणा x क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 बराबर 0, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। तो ऐसे में 3 और 0 तो कभी अपने पास में बराबर होते ही नहीं है। तो इस सिचुएशन को, ऐसी सिचुएशंस को अपन अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये कंडीशन लगा देते हैं कि a का वैल्यू जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये सिचुएशंस आ जाएंगी। तो ये समझाने के लिए यहाँ पे था। ठीक है, अब चूंकि अपने पास में जो चैप्टर है वो क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण है, उसके ऊपर अपन को आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, अपने पास में कई बीजीय व्यंजक के उदाहरण थे, तो अपने पास में कुछ ऐसे भी हैं, 2x प्लस 4y प्लस 3, 7x प्लस 5y प्लस 8। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये कितने चर में है, दो चर में। तो इनसे ही अपन कुछ पढ़ने वाले हैं, दो चर में रैखिक समीकरण, और उसका मानक रूप जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है अपने पास में क्या होता है, वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a का मान और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b c जो है अपने पास में वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अलग अलग केस लेके मैं आपको अलग अलग तरह की समीकरणें भी दिखाऊंगा, तो पहले अपन वो देख लेते हैं। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4 लोगे तो देखो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो ये आपके पास में क्या है, दो चर में है, दोनों चर की अधिकतम घात 1 है, यानी कि रैखिक है, बराबर का निशान है, उल्टे हाथ में कुछ है, सीधे हाथ में कुछ है, यानी कि दो चर में रैखिक समीकरण का उदाहरण आपके सामने है। एक और उदाहरण लेते हैं, a का वैल्यू -3 हो जाएगा, b का वैल्यू आपके पास में 4 हो जाएगा और c का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये भी दो चर में रैखिक समीकरण है। एक और उदाहरण ले लेते हैं अपने पास में, a का वैल्यू 1, यानी कि आपके पास में आ जाएगा x -3y -4 बराबर 0। तो ये आपके पास में हो गया। और चौथा केस अपने पास में क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -1 लिया है, तो -x
-5y -6 बराबर 0। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? दो चर में रैखिक समीकरण के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, आगे कुछ केस और लेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे बोला तो है a का मान 0 और b का मान 0 नहीं है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, लेकिन फिर भी अगर लेते हैं तो क्या होता है जरा यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, केस 5वां ले रहे हैं, a का मान 0 है, b का 3 है और c का 4 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 0 गुणा x प्लस 3y प्लस c का मान अपने पास में कितना है 4, जो कि बराबर है किसके? 0 के। अब यहाँ पे देखो अपने पास में 0 गुणा x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये भी आपके पास में किसका उदाहरण है? दो चर में रैखिक समीकरण का उदाहरण है। देखो ना, दो चर में हो तो क्या, अब x का अपने पास में गुणांक 0 है वो एक अलग बात है, लेकिन है ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 गुणा x तो अपने पास में 0 ही होना है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? 3y प्लस 4 बराबर 0। तो आपके पास में ये रूप भी आ जाए ना, तो इसको भी आप दो चर में रैखिक समीकरण वाले रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, छठे केस पे आते हैं। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 2 है, तो देखो आपके पास में क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा प्लस 0 गुणा y आ जाएगा प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा, तो ये भी दो चर में रैखिक समीकरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि 0 गुणा y जो है आपके पास में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो 0 को फर्क पड़ता नहीं है, तो 2x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि ये भी आपके पास में अगर दिया हुआ हो ना, तो आप बोलोगे ये एक चर में रैखिक समीकरण दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम दो चर में लिखना चाहें ना तो वो भी लिख सकते हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा कि वहां पे y का गुणांक 0 हो गया होगा। ठीक है, एक अपने पास में 7वां केस है, वो देखो क्या होगा अगर दोनों ही a का मान और b का मान 0 हो जाए ना, तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 0 गुणा x प्लस 0 गुणा y प्लस 4 बराबर 0, तो 0 गुणा x क्या हो जाएगा? 0, 0 गुणा y हो जाएगा 0 प्लस 4 बराबर आपके पास में आ जाएगा 0। अब 4 बराबर 0 कभी हो सकता है क्या? नहीं, ये आपके पास मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये कि a और b दोनों का मान एक साथ 0 नहीं हो सकता। अगर एक का मान 0 हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, काम अपना चल जाता है, लेकिन दोनों अगर एक साथ 0 हो गए तो आपके पास में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कंडीशन ये है कि a का मान और b का मान एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने पास में हो जाती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आएंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण अपन को लिखना रहेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, माना एक नोटबुक की कीमत जो है वो अपन क्या ले लेते हैं? x रुपए ले लेते हैं। ठीक है, x रुपए है। इसी तरह हम बोलेंगे माना एक कलम की कीमत y रुपए है। ठीक है, ये अपन ने चर मान लिए। नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है, तो बस आपके पास में ये बन जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब कुछ इधर लिया हो तो आपके पास में क्या हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। अब अपने पास में क्या लिखा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान जो है वो भी हमें बताने रहेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके सारे हिस्से नहीं करेंगे, हम कुछ कुछ हिस्सा करेंगे। पहला वाला क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। तो इस रूप में लिखना है सबसे पहले। तो क्या करोगे आप? इसको जो है उल्टे हाथ पे ले आओगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 दंड बराबर 0। इसको आप लिखोगे क्या फिर? 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 दंड, जो कि बराबर है 0 के। इस फॉर्मेट में आ चुका है। अब इससे कंपेयर करके a b c का वैल्यू लिख लो। तो a का वैल्यू तो आपके पास में हो जाएगा 2, b का वैल्यू आपके पास में हो जाएगा प्लस का 3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 9.35 दंड। ये हो गया। अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले हिस्से पे। ठीक है, सबसे पहले अपने पास में देखो सब कुछ उल्टे हाथ में लिख रखा है, तो एक तो ये तो बन रखा है, लेकिन थोड़ा सा माइनस और प्लस का है, तो उसको अपन एडजस्ट करते हैं। देखो कैसे, x ऐसा का ऐसा लिखेंगे
प्लस आप ऐसा कैसा लिखेंगे -y/5 और आगे है -10, तो इसको लिखेंगे प्लस -10 बराबर 0। देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 आपके पास में रूप आ चुका है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा और ऐसे करके लिख लो, 1 गुणा x प्लस -1/5 y -10 बराबर 0। अब एग्जैक्ट दिखेगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, x का गुणांक, b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में y का गुणांक साइन के साथ में, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में ये -10। तो इस तरह से जो है अपन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं इसके चौथे वाले हिस्से पे। चौथा वाला हिस्सा आपके पास में क्या लिखा है, x बराबर 3y, सब कुछ उल्टे हाथ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 0। तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 3y - 0 बराबर 0। ऐसे लिखोगे x प्लस -3y प्लस -0 बराबर 0। अब कंपेयर करो, a का वैल्यू आपको क्या दिखेगा, x का गुणांक, b का वैल्यू क्या दिखेगा, y का गुणांक, और जो अचर पद है वो आ जाएगा c। अब प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब तो होता नहीं अपने पास में, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे प्लस ही लिख लो, है ना। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। 0 के लिए प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, मैं वो ही कह रहा था। ठीक है, अब आते हैं इसके अपन पांचवें वाले हिस्से पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, 2x बराबर -5y। तो इस -5y को उल्टे हाथ में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 0 के। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे इस तरह से 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मेट आ गया। तो a का वैल्यू जो है आपके पास में क्या आ जाएगा, x का गुणांक, b का वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगा, y का गुणांक, और c का वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन आते हैं पांचवें के बाद में क्या है, छठा। छठे में आपके पास में क्या लिखा है, 3x प्लस 2 बराबर 0। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चर दिख रहा है अपन को, x, दो चर में तो ये है ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये y जो है यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो y का गुणांक 0 रहा होगा, तो 0 गुणा y आपके पास में 0 हो गया होगा, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्या, 3x प्लस 0 गुणा y प्लस 2 बराबर 0। ये लीजिए आपके पास में ये वाला फॉर्मेट आ चुका है, जहाँ से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपके पास में 3 आ जाएगा, b का वैल्यू आपके पास में 0 आ जाएगा, और c का वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया छठा। फिर उसके बाद में अपन आते हैं सातवें वाले हिस्से पे। सातवां अपने पास में क्या है, y - 2 बराबर 0। तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास में सिर्फ एक ही चर है, दो चर तो है ही नहीं, तो x के साथ क्या हुआ होगा, x का गुणांक 0 रहा होगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 0 गुणा x प्लस 1 गुणा y प्लस -2 बराबर 0। ये लीजिए इस वाले फॉर्मेट में हो गया। अब a का वैल्यू आपके पास में कितना है, x का गुणांक जो कि 0 है, b का वैल्यू क्या है, y का गुणांक जो कि 1 है, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरह से आप लिख सकते हो और abc का वैल्यू जो है वो प्राप्त कर सकते हो। आई होप आपको आइडिया लगा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आएंगे रैखिक समीकरण का हल अपन कैसे निकालते हैं। पहले अपन देखेंगे एक चर में रैखिक समीकरण का हल, फिर अपन दो चर में। अब जैसे मान लो आपको एक चर में ये रैखिक समीकरण दे रखा है x - 7 बराबर 0, तो इसका हल कैसे निकालोगे, या चलो थोड़ा अपन एक डिजिट और ले लेते हैं ताकि आपको कुछ अच्छा सा अपन दे सकें सॉल्व करने के लिए। ये है, अब इसको आप क्या करेंगे, सीधे हाथ में ले जाइए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 + 7, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9। ये लीजिए आपके पास में हल आ चुका है। ठीक है, ये तो हुआ एक चर वाले का। दो चर में होता है तो उसका हल कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे x + 2y बराबर 4 लिखा है, इसका हल प्राप्त करना है, कैसे करेंगे। इसका अपने पास में सिंपल सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, एक चर को किसी संख्या के बराबर मानो, x या y में से किसी का भी कुछ वैल्यू ले लो अपने हिसाब से, उस संख्या को समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान ज्ञात करो। दोनों चरों का मान एक क्रमित युग्म x, y के रूप में लिख लो, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना x बराबर 0। हम ये काम बड़ा पहले करते हैं, x का मान एक बार 0 लेते हैं, y का मान एक बार 0 लेते हैं, तो उनके लिए क्या कैलकुलेशन ईजी रहती है इसलिए। तो x का मान 0 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 0 + 2y बराबर 4 आ जाएगा, 2y बराबर 4 आ जाएगा। अब y बराबर क्या आ जाएगा, 4/2, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 2। तो इसका हल जो है वो क्या हो जाएगा, x का मान पहले 0 और y का मान क्या है, 2। तो 0,2 जो है इसका एक हल है। एक और हल निकालते हैं। तो आप यहाँ पे इस बार क्या करिए, x का वैल्यू आप चाहो तो x का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ जो मर्जी पड़े ले लो, पर सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान भी आप क्या करो, जो मर्जी पड़े ले लो। और ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मेरे को अगर एक हल निकालना है तो मेरा आंसर आ गया, दो हल निकालना है तो x का वैल्यू इस बार में 1 ले लूंगा तो y का मान कुछ आ जाएगा, दो हल हो गए।
एक और निकालना है तो x का वैल्यू -1 ले लूंगा, y का मान कुछ आ जाएगा तो हल निकल जाएगा। लेकिन हम अपने लिए क्या करते हैं, सिंपल करने के लिए ये प्रेफर करते हैं कि एक बार x का वैल्यू 0 ले लो तो y का वैल्यू कुछ आ जाएगा, एक बार y का वैल्यू 0 ले लो तो x का वैल्यू कुछ आ जाएगा। तो देखो आपके पास में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 गुणा y बराबर 4, 2 गुणा 0 तो क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू 4। तो यहाँ पे आपके पास में जो इसका हल है वो क्या हो जाएगा, x का मान 4 और y का मान 0, ये लीजिए इस तरह से हल निकल जाएगा। ठीक है, तो x का y का जितने मर्जी बड़े मान रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ। तो ऐसे में आप यहाँ पे बोलोगे कि कोई अपने पास में दो चर में रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अपन स्टेप्स जो है डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, प्रश्नावली 4.2 के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा। सबसे पहले देखो y बराबर 3x प्लस 5 आपके पास में क्या है, एक दो चर में रैखिक समीकरण है। इसके हल कैसे निकालोगे, x का वैल्यू कुछ लोगे y का आ जाएगा, फिर x का वैल्यू लोगे y का आ जाएगा, या y का वैल्यू कुछ ले लो x का आ जाएगा। अब वैल्यू अपन मर्जी पड़े जितने चाहो नंबर ले लो, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो ऐसे में आपके पास में अपरिमित रूप से अनेक हल यहाँ पे हो जाएंगे। इसका यही आंसर है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में x का वैल्यू लोगे y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू लोगे x का वैल्यू आ जाएगा, x के हम अनंत वैल्यू ले सकते हैं तो y के अनंत वैल्यू आएंगे। तो ऐसे में x और y के अपने पास में अनंत आंसर आ जाएंगे। तो इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये बात आप यहाँ पे कह दोगे। ठीक है, अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। मैंने सिर्फ एक ही लिया है क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। 2x प्लस वाई बराबर 7, 4 हल लिखने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहला तो ये है कि x का वैल्यू क्या करोगे 0। मैंने तो यही बताया आपको, सबसे पहले एक बार x का मान 0 रख लो। तो माना x बराबर 0, तो आपके पास में देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 7, 2 गुणा 0 इज 0, y बराबर क्या आ जाएगा 7। तो एक हल आपके पास में क्या आ चुका है, 0,7 आ चुका है। अब अपन आते हैं इसके दूसरे हल पे। तो वो क्या हो जाएगा, इस बार आप बोल दीजिए माना y बराबर 0, तो ये लीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास में, 2x प्लस y का मान है 0 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 7/2। तो एक और हल क्या हो जाएगा 7/2, 0, ये लीजिए। फिर तीसरा हल निकालना है तो x का 0 और y का वैल्यू 0 ले लिया। अब अपनी मर्जी पड़े ले लो, x का वैल्यू जैसे 1 ले लो। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 गुणा 1 प्लस वाई बराबर है किसके 7 के। तो 2 प्लस वाई बराबर है 7 के, 2 को इधर पहुंचा दो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो ऐसे में 1,5 जो है वो भी आपके पास में हल हो जाएगा। एक और ले लो, x का वैल्यू इस बार अपन क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणा x प्लस वाई बराबर 7 है, 2 गुणा 2 4 प्लस वाई बराबर 7, 4 को इधर पहुंचाएंगे तो 7 - 4, वाई का वैल्यू 3। तो ऐसे में 2,3 जो है आपके पास में हल हो जाएगा। तो ये लीजिए 4 हल जो है आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आएंगे किसमें, प्रश्न नंबर 3 पे। क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। अगर ये जो आपको क्रमित युग्म दे रखा है x का मान 4 और y का मान 0, अगर हम ये वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं और समीकरण को संतुष्ट करते हैं तब तो आप बोलोगे कि ये हल है। अगर समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं तो आप बोलोगे कि हल नहीं है। कैसे, जरा यहाँ पे देखो, इस वाले समीकरण में x - 2y बराबर 4 में आप क्या करिए, ये वैल्यू रख दो। तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू 4 रखोगे, ठीक है, -2, y का वैल्यू 0 रखोगे बराबर 4, 4 - 2 गुणा 0 इज 0 बराबर 4, 4 - 0 इज 4, 4 बराबर 4। क्या 4 और 4 बराबर होते हैं क्या, ऑब्वियसली। यानी कि ये जो 4,0 है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि 4,0 जो है इस समीकरण का हल है। ठीक, अगर यहाँ पे जैसे आ जाता 3 बराबर 4, 0 बराबर 4, तो वो समीकरण को हल संतुष्ट नहीं करते, तो हल नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं अपन इसका, चौथा वाला हिस्सा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x - 2y बराबर 4, चलो वैल्यू रखो। x का वैल्यू कितना आपके पास में √2 है, -2 गुणा y का वैल्यू आपके पास में कितना है 4 √2 है, जो कि बराबर है किसके आपके पास में 4 के। तो √2 ऐसा का ऐसा, -8 √2 बराबर है 4, √2 में से 8 √2 गए तो कितना बचेगा 7 √2 बराबर 4। तो क्या ये दोनों संख्याएं आपस में कभी बराबर हो सकती है क्या, नहीं। यानी कि ये समीकरण, ये जो बिंदु क्रमित युग्म है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये इसका हल नहीं है।
इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, एक बार कंप्लीट लुक देख लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 जो है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। हल है यानी कि समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी कि x और y का मान आप इसमें रख सकते हो। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर k और x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 गुणा x प्लस 3 गुणा y जो कि बराबर है किसके, k के। 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 बराबर k, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, यानी कि k का वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह से अपन करेंगे। ठीक है, अब अपने पास में है नेक्स्ट टॉपिक, वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दिए हुए समीकरण के कम से कम 2 हल ज्ञात करें। आलेख बनाना, आपके पास में कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसके कम से कम 2 हल ज्ञात करो। ग्राफ पेपर पर दोनों हलों को अंकित कर दो। ग्राफ पेपर पे अपन ने जैसे चैप्टर नंबर 3 पे देखा ना, x निर्देशांक y निर्देशांक को अपन लगाते हैं, बिल्कुल वैसे लगाना होगा। ग्राफ पेपर पर दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए एक रेखा खींच दीजिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास में प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। अपन यहाँ पे एक हिस्सा ले रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 4, इसका आलेख खींचना है। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहला काम क्या होगा आपके पास में, इसके 2 हल निकालो कम से कम। चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे बोलोगे माना, एक बार वही ले लो x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 4, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे कि 0,4 जो है आपको एक हल प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट आप क्या मानेंगे, माना y बराबर 0। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, x प्लस 0 बराबर 4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे में हल क्या हो जाएगा आपके पास में 4,0। तो ये लीजिए, आपको जो है यहाँ पे 2 हल जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। एक यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं, आप चाहो तो इस तरह से। x का मान कितना आया 0, y का मान 4, x का मान 4, y का मान 0। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पे अपन बनाएंगे। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, अब अपने पास में पहला बिंदु क्या है, 0,4 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0,4 को दर्शाएंगे। तो देखो क्या है, x में 0 और y में 4, यानी कि ये वाला बिंदु हो जाएगा। फिर है 4,0, मतलब कि x में 4 जाना है और y में 0 जाना है, यानी कि ये वाला बिंदु आ जाएगा आपके पास में। अब आप क्या करिए, इन दोनों को जो है अपने पास में जोड़ लीजिए। तो ये है 0,4 और ये हो जाएगा 4,0। अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से अपन जोड़ लेंगे। तो ये अपने पास में जो है इस समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का जो है आपके पास में क्या आ चुका है, ग्राफ आ चुका है। यहाँ पे आप जता भी देंगे कि ये जो है अपने पास में किसका ग्राफ है, x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ है। ठीक है, साथ में हमें यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी रहती है, वो अपने पास में क्या है, पैमाना। पैमाना भी हमें बताना रहेगा। तो पैमाना आप यहाँ पे लिखेंगे। तो पैमाना अपने पास में क्या है, x अक्ष और y अक्ष दोनों के लिए हम यहाँ पे जो है बताएंगे। x अक्ष पे आपने क्या करा, 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 इकाई दूरी ली है, y अक्ष पे भी 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 दूरी इकाई ली है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपके पास में आ जाएगा 1 इकाई, और यहाँ पे भी y अक्ष पे भी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये लीजिए। तो इस तरह से अपने पास में ग्राफ बनाना रहता है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। आगे आते हैं अपन। आगे अपने पास में क्या है, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा हिस्सा है y बराबर 3x। इसका भी ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको 2 हल प्राप्त करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे बोलेंगे अपने पास में क्या, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था ना, सबसे पहले x बराबर 0 y बराबर 0 लेते हैं। तो माना x बराबर 0, देयरफॉर y बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा x, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे में आपको एक हल क्या प्राप्त हुआ, 0,0, मतलब x का मान 0, y का मान 0। अब y के मान 0 पे x का मान 0 आ रहा है, तो इस बार यहाँ पे ये मत कर लेना माना y बराबर 0, कोई फायदा नहीं होगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे इस बार आप क्या करिए, माना x बराबर 2 ले लो, एक भी ले सकते हो, मैं 2 ले रहा हूँ। तो y बराबर 3 गुणा 2, तो y बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे में आपके पास में हल जो है वो क्या आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा। 2 हल आ चुके हैं। अब इनको अपन क्या करते हैं, ज़रा ग्राफ पे दर्शा लो। एक तो है 0,0, तो पहले अपन को यहाँ पे दर्शाना भी रहेगा। ये आ जाएगा 1, 2,
3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम इतना नहीं बनाते, हमें जितना ज़रूरत होता है ग्राफ हम उतना ही बनाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास थोड़ा जो स्पेस अवेलेबल था उस हिसाब से मैंने कंप्लीट रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में बिंदु क्या है 0,0, तो 0,0 जो है बिंदु आपके पास में ये हो जाएगा। फिर है 2,6, मतलब x में 2 जाओगे और y में कितना जाओगे 6 जाओगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2,6 और ये आपके पास में आ जाएगा 0,0। अब इन दोनों को जोड़ते हुए आप क्या करिए, एक लाइन बना दीजिए। तो ये लीजिए, ये आपके पास में बन गया, तो ये आपके पास में ग्राफ बन जाएगा। किसका है, y बराबर 3x का। आप इसके ऊपर जता भी देंगे कि ये y बराबर 3x का ग्राफ है। और सेम यहाँ पे आपको जो है पैमाना जो है वो भी लिखना रहेगा। पैमाना ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। x अक्ष पे आप क्या देखोगे, 1 सेंटीमीटर पे अपन 1-1 इकाई दूरी ले रहे हैं, y अक्ष पे भी अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 1-1 इकाई दूरी ले रहे हैं। इस तरह से रहेगा। तो ये अपने पास में सिंपल सा काम आपको करना है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आएंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 2 पे। क्या लिखा है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं, मान लो ये x निर्देशांक है, मान लो क्या है, और ये y निर्देशांक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक समीकरण तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो। तो ये x प्लस वाई 2 + 14 16 हो जाएगा। एक आप यहाँ पे क्या करो, दोनों को घटा लो, x माइनस वाई 2 - 14 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और निकालना चाहो तो आप यहाँ पे देखोगे कि y का वैल्यू जो है वो x का 7 गुना है, तो y बराबर आप क्या लिखोगे 7x। और ये रख के देखो ना, x का वैल्यू 2 रखो, 7 दूनी 14 आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती है। तो जरा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अपने पास में एक ग्राफ हो जाएगा, x का वैल्यू अपने पास में अलग अलग है, y का वैल्यू आपके पास में अलग अलग है। ठीक है, तो 2,14 भी अपने उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो रहेगा इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ ले रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। 2,14 अपने पास में यहाँ पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं आपके पास में निकल सकती हैं। इसका मतलब यही तो हुआ ना, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने ये एक रेखा बनाई है और इस रेखा के ऊपर ये बिंदु स्थित है, यानी कि ये बिंदु जो है इस रेखा का क्या है, एक हल है। तो ऐसी कितनी रेखाएं बना सकते हो जिनका हल ये होगा। तो आप बोलोगे एक तो ये बना ली, दूसरी हम ये बना लेंगे, तीसरी हम ये वाली बना लेंगे, चौथी हम ये वाली बना लेंगे, पांचवी हम ये वाली बना लेंगे, छठी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस तरह से अपन जितनी चाहें उतनी रेखाएं बना सकते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। तो आप यहाँ पे बोलोगे अपरिमित रूप से हम अनेक रेखाएं इस तरह की प्राप्त कर सकते हैं जो कि बिंदु 2,14 से निकलती है। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे सिर्फ 3 के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 3 पे। क्या लिखा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। मतलब कि उदाहरण के तौर पे ये कि जैसे इसका कोई आपके पास में आलेख बना हुआ होगा इस तरह से, और बिंदु 3,4 जो है ना इस आलेख के ऊपर स्थित है। ये अपने पास में कह रहा है इस समीकरण के आलेख के ऊपर स्थित है, मतलब कि ये इसका हल है। कि आलेख पर स्थित हो तो a का मान जो है वो ज्ञात करना रहेगा आपको। कैसे ज्ञात करोगे, आप ये बोलोगे कि 3,4 जो बिंदु है इस रेखा के आलेख पे स्थित है, यानी कि वो इसका हल है। यानी कि 3,4 को जब मैं इसमें रखूंगा तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चलो कर दो, 3y = ax + 7, y = 4 और x = 3 रखने पर अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 × 4 = a × x + 7, 4 × 3 = 12, 3a + 7, 7 को अपन इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 12 - 7 हो जाएगा 5 बराबर 3a, 3 इधर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। तो a का वैल्यू जो है आपके पास में कितना आ जाएगा, 5/3 जो है वो आ जाएगा। इस तरह से अपन जो है यहाँ पे आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, अपने पास में प्रश्न नंबर 7 है प्रश्नावली 4.3 का। वो क्या कहते हैं जरा डिस्कस करते हैं। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया है। ठीक है, 100 रुपए दिया दोनों ने मिलके। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो।
ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिखना है जो इनको संतुष्ट करती है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिए कि यामिनी और फातिमा दोनों ने मिल के 100 रुपए दिए। हमें ये नहीं पता कि यामिनी ने कितने दिए, फातिमा ने कितने दिए, दोनों ने मिल के दिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माना फातिमा के द्वारा y रुपए दिए हैं, ठीक है, और माना यामिनी ने के द्वारा x रुपए दिए हैं, ठीक है, और दोनों ने मिलके कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपए दिए हैं। तो ये लीजिए आपके पास में समीकरण बन जाएगा x + y = 100। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है। तो ये हमने लिख दिया और ये भी बता दिया x और y अपने पास में क्या है। इस समीकरण का आलेख भी जो है आपको खींचना रहेगा, ठीक है, आलेख खींचना है। तो समीकरण आ गया तो क्या करोगे, 2 हल प्राप्त करो। 2 हल प्राप्त करने का अपने पास में सिंपल सा तरीका क्या हो जाता है आपके पास में कि हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ रखो, y का वैल्यू कुछ आ जाएगा, y का वैल्यू कुछ रखो, x का वैल्यू कुछ आ जाएगा, वो अपने पास में हिसाब किताब रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे x का वैल्यू आप 0 रखोगे, y का वैल्यू 0 रख लोगे, तो आपके पास में कुछ आंसर आ जाएगा, आप निकाल लोगे। लेकिन मैं इस बार आपको कुछ और भी करके दिखाता हूँ कि अपन जरूरी नहीं हमेशा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 ले, कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे माना मैंने x का वैल्यू क्या लिया है, 40 लिया है। तो देखो आपके पास में क्या आएगा, 40 + y जो कि बराबर है किसके, 100 के। 40 को सीधे हाथ में ले जाएंगे तो y बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, 60। तो 40,60 जो है आपके पास में क्या आ जाएगा, एक हल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, इस बार आप x का वैल्यू कुछ और ले लो, जैसे कि 50 ले लो, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 50 + y बराबर क्या है, 100 है। 50 को सीधे हाथ पे ले जाओ तो y बराबर क्या आ जाएगा, 50। यानी कि 50,50 जो है आपके पास में एक और हल आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब 2 हल प्राप्त हो चुके हैं तो बस बना लीजिए ग्राफ। अब ग्राफ आप जो है उस पर पैमाना क्या रखोगे ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बस इतना लिख दोगे ना तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं से डील करना है। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी है उसमें अपन 10-10 इकाई को फिट कर लेते हैं। तो जैसे करोगे तो आपके पास में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 50, 60, 70, 80, इस तरह से जो है आपके पास में चलता जाएगा। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम काम कर रहा हूँ, 10-10 के गैप पे ही ले रहा हूँ, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मेरे पास जगह इतना ही था इसलिए मैंने इतना ही फिट किया है। अब x अक्ष पे आपने पैमाना कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को बता देंगे कि 10 इकाई लिया है, और y अक्ष पे भी आपने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया है, 10 इकाई ही लिया है। अब ये जो 2 बिंदु आए हैं इनको अपन चलिए दर्शाते हैं। 40,60 तो x में जाओगे 40 और y में कितना जाओगे, 60। तो आपके पास में ये वाला बिंदु आ जाएगा 40,60। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, 50,50। तो x में जाओगे 50 और y में भी कितना जाओगे, 50। तो आपके पास में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, 50,50। ये भी आप प्राप्त कर सकते हो। अब आप यहाँ पे क्या करिए, इन दोनों को जोड़ते हुए एक ग्राफ बना दीजिए। तो चलिए बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है इसको क्रॉस करेगा, इसको टच करेगा 100,0 पे, और इधर टच करेगा 0,100 पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस पे ये भी बता दीजिए कि ये समीकरण कौन सी है आपके पास में, समीकरण है ये x + y = 100। तो इस तरह से आपके पास में जो है पूरा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। एक बार पूरा कंप्लीट लुक देख लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आएंगे इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न पे, जो कि अपने पास में प्रश्न नंबर 8 है। काफ़ी अच्छा प्रश्न अपने पास में दिया हुआ है, तो चलिए करते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। क्या कि भाई फ़ारेनहाइट में जो तापमान है वो किसके बराबर होगा, 9/5 C + 32 के बराबर होगा। पहला, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख जो है अपन को
खींचना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपन इसका यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे अपने पास में, एक्स अक्ष पे तो आपके पास में क्या है, सेल्सियस है, ठीक है, और वाई अक्ष पे अपन ने क्या लिया है, फ़ारेनहाइट। जैसे अपन यहाँ पे इसको एफ से दर्शा देते हैं। ठीक है, ये बात अपने पास में रहती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, माना c बराबर 0, तो ऐसे में आपके पास में f बराबर क्या आ जाएगा, 9/5 गुणा c प्लस 32। अब 0 से गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 0, तो 32 ऐसा कैसा आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जब x का वैल्यू 0 है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये आपको एक हल प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक और हल प्राप्त करना है। एक और हल हम जो है कैसे प्राप्त करेंगे, एक बार हमने c को 0 रख लिया, अब हम क्या करेंगे, f को 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो अपने पास में क्या आंसर आता है उसको ज़रा देखते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पे बोलेंगे माना f बराबर 0 है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 बराबर 9/5c प्लस 32। इस प्लस के 32 को उल्टे हाथ पे लिया, तो -32 बराबर 9/5c। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर दो, तो 5 को 32 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा -160, और 9 इधर भाग में आ जाएगा, तो -160/9। -160 में 9 का भाग लगाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो 17.7 लगभग कुछ आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 17.7 बराबर c। तो आपके पास में हल क्या आ जाएगा कि जब आपके पास में c का वैल्यू कितना है, -17.7 है लगभग, तो आपके पास में f का वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये आपके पास में जो है 2 हल आ चुके हैं। अब इसकी मदद से ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को पैमाना क्या लेना रहेगा ताकि अपना काम आसानी से बन सके। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, 0,32 है अब, और यहाँ पे -17.7, 0 है। अगर आप यहाँ पे एक एक लोगे ना, 1 सेंटीमीटर पे 1 इकाई, तो अपना ग्राफ बनना नहीं है। 2 पे लेंगे तो भी अपना ग्राफ बनेगा नहीं। पर यहाँ पे मुझे जो एक चीज़ देखने में मिल रही है वो है कि अपने पास में 32 जो है 8 के पहाड़े में आता है, और आपकी एनसीईआरटी किताब ने भी 8-8 के गैप पे लिया है। तो वह उसी अप्रोच का यूज़ करते हुए यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेट होता हुआ आपका आंसर आ सके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 8-8 का गैप ले लेंगे दोनों के अंदर ही, एक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी। तो यहाँ आ जाएगा 8, 16, 24, यहाँ पे -8, -16, -24, -32 और -40 हो जाएगा। -8, -16, -24, -32, -40, -48 हो जाएगा। यहाँ पे 8, 16, 24, 32, 40, 48 इस तरह से हो जाएगा। एक और अपने पास में 56 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला बिंदु आपके पास में क्या आया है उसको जरा अपन दर्शा लेते हैं। वो है अपने पास में क्या, 0,32। तो C कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे तो 0 और y में जाना 32, y मतलब फ़ारेनहाइट में 32 जाना है। तो ये वाला बिंदु जो है आपके पास में आ जाएगा 0,32। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, -17.7, 0, मतलब कि सेल्सियस वाला जो है ना, इसमें तो आना है -17.7 और फ़ारेनहाइट में जाना है 0। तो इधर आओगे -17.7। अब देखो -16 ये रहा, -24 ये रहा, इनके बीचों बीच आपको मिल जाएगा -20। हमें तो चाहिए -17.7, तो -16 और -20 के बीच में आएगा -18। तो लगभग कोई यहाँ पे आपके पास में जो है वो वाला बिंदु आ जाएगा जो कि अपने पास में क्या है, -160/9, 0। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये 2 बिंदु मिल चुके हैं, तो इनको जोड़कर जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए अभी बना लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो ठीक है, तो ये अपने पास में जो है ग्राफ बन जाएगा। और इस ग्राफ के ऊपर आप दर्शा भी दीजिए कि इसके लिए समीकरण क्या है। तो इसके लिए समीकरण है अपने पास में ये f बराबर 9/5c प्लस 32, ये हो गया पैमाना हमने क्या किया है, x और y अक्ष दोनों में ही 1 सेंटीमीटर बराबर 8 इकाई लिया है। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे दर्शा देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 8 इकाई हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 8 इकाई हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में ग्राफ बनेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आइडिया लग गया होगा। अब अपन आते हैं इसके अगले हिस्से पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अपन को बेसिकली तापमान बदलना है। तो F बराबर
9/5c प्लस 32 ये है। और आपको कितना देर का है तापमान, सेल्सियस में 30 डिग्री देर का है, तो यहाँ पे c की जगह आप क्या लिख दोगे, 30 लिख दोगे। तो F बराबर 9/5 गुणा 30 प्लस 32, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, F बराबर क्या आ जाएगा, 9 छक्के 54 प्लस 32, अब इसको जोड़ो, 4 और 2 6, 5 और 3 8, तो फ़ारेनहाइट में आपके पास में तापमान कितना आ जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके तीसरे वाले हिस्से पे। तीसरे वाला हिस्सा आपके पास में क्या लिखा है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, फिर से वही तापमान बदलना है। तो आप यहाँ पे सूत्र लिखेंगे सबसे पहले कि F बराबर 9/5c प्लस 32, फ़ारेनहाइट में कितना है 95 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 95 जो कि बराबर है किसके, 9/5c प्लस 32। इस 32 को इधर ले आइए, तो 95 माइनस 32 बराबर है 9/5c के, 5 में से 2 गया 3 बचा, 9 में से 3 गया 6, 63 बराबर 9/5c, 9 एकम 9, 7 9 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 7 पंजे 35, तो 35 डिग्री सेल्सियस जो है आपके पास में तापमान आ जाएगा, किस में, सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में बातें रहती हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है प्रश्न नंबर 8 का 5वां हिस्सा। क्या कहता है, क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, वैल्यू जो है ना उसका वो सेम है। तो मान लीजिए अगर ऐसा कोई तापमान एग्जिस्ट करता है, तो माना अपने पास में जो है वो तापमान x है जिसकी वैल्यू दोनों में सेम है। इसका मतलब ये कि F बराबर 9/5c प्लस 32 जो है इसकी बात कर रहे हैं, दोनों में वैल्यू सेम है। यानी कि आप क्या करोगे, फ़ारेनहाइट में भी तापमान कितना है, x है, और सेल्सियस में भी तापमान कितना है, x है, तो ये मतलब होता है अपने पास में। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 9x, 32 को 5 एक के पहाड़े में 5 आता है 5 बारी पे, 5 को 32 से गुणा करोगे तो 160 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को x से गुणा करोगे तो 5x बराबर 9x प्लस 160, 160 को इस तरफ लाओगे, 5x को उस तरफ, तो माइनस का 160 बराबर 9x माइनस का 5x माइनस का 160, यहाँ पे आ जाएगा 4x, 4 को इधर भाग में लाओगे तो माइनस 160 बटे में 4 बराबर x। तो ऐसे में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 40। मतलब कि माइनस का 40 जो है एक ऐसा तापमान है कि माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी वही तापमान है और माइनस 40 डिग्री सेल्सियस भी वही तापमान है संख्या के हिसाब से। ठीक है, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में बदलोगे तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस आएगा, और माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो माइनस 40 एक ऐसा तापमान है जो कि संख्यात्मक रूप में दोनों में बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ये लीजिए हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। और एक खास बात और, ग्राफ जब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये देखो ये अपने पास में फ़ारेनहाइट में है और ये सेल्सियस में है। तो सेल्सियस में ज़रा देखना यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, सेल्सियस में -40 अगर जाओगे ना तो फ़ारेनहाइट में भी आपके पास में कितना आ रहा है, -40। तो देख लो ना, -40 फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में भी -40 है, और सेल्सियस में -40 है तो वहाँ पे भी -40 है, ग्राफ में भी साफ आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने पास में रहती हैं। अब हम आते हैं अगले वाले टॉपिक पे। प्रश्नावली जो अपने पास में चौथी है इसके अंदर आखिरी, उसके अंदर रहेगा x अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण है वो हमें प्राप्त करना रहेगा। कैसे, तो चलिए अपन सबसे पहले यहाँ पे एक बार ग्राफ जो है उसको पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। ठीक है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण की बात कर रहे हैं अपने पास में। तो x अक्ष के समांतर जो है मैं क्या करता हूँ, पहले आपके लिए एक आपको रेखा दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो रेखा है आपको क्या दिख रहा है, x अक्ष के समांतर है। अब इस रेखा के ऊपर एक बार सिचुएशन देखो कि चल क्या रहा है। आप यहाँ पे जब सिचुएशन देखोगे तो जैसे मान लो ये वाला बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो आप बोलोगे x में जाना है 1 और y में जाना है 2। इस वाले बिंदु के निर्देशांक देखो क्या हो गए, तो आप बोलोगे x में जाना है 3 लेकिन y में कितना जाना है आपको 2। इस वाले बिंदु के निर्देशांक देखो, तो आप बोलोगे x में तो जाना है -2 लेकिन y में कितना जाना है 2। आप इस वाले बिंदु के निर्देशांक देखोगे तो आप बोलोगे x में तो जाना है -1 लेकिन y में जाना है 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि x अक्ष के समांतर अगर अपने पास में कोई ग्राफ दे रखा है किसी समीकरण का, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि अपने पास में जो y निर्देशांक है ना वो हर बार कितना है, यहाँ पे 2 आ रहा है। x निर्देशांक जो है उसका वैल्यू बदलता जा रहा है लेकिन y निर्देशांक जो है वो सेम है।
तो ऐसे में इस वाले जो आपके पास में ग्राफ है ना, ये आलेख है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 2। और हो भी यही रहा है कि y का मान, y निर्देशांक का मान अपने पास में 2 है, x निर्देशांक का मान बदलता जा रहा है, उसको छोड़ो, पर y निर्देशांक जो है ना उसका मान हर बार कितना है, 2 है। तो ये जो आपके पास में ग्राफ दिया हुआ है ना, इसका समीकरण कितना होगा, y बराबर 2। y का मान 2 रख लो, बाकी x का मान कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। बात भी वाजिब है, यहाँ से चलोगे तो y का मान 2 का मतलब है सिर्फ ये बनाना है, x का वैल्यू कुछ भी हो, बस y का मान 2 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे अपने पास में मैं एक और आपके लिए उदाहरण बनाता हूँ, ये वाला ले लीजिए, ये बनाया है आपने जैसे, तो हर जगह आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि y का मान -3 है। ये वाला बिंदु देख लो, ये वाला बिंदु देख लो, x निर्देशांक बदलते जाएंगे लेकिन y का निर्देशांक हर बार -3 ही आएगा। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर -3। तो अपन अब आते हैं जनरल फॉर्मेट पे कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो है वो किस रूप का होता है, y बराबर a, जहाँ पे a आपके पास में कोई अचर हो जाएगा, ये आपके पास में है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को जब हम y अक्ष के समांतर रेखा वाले में देखोगे तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। y अक्ष आपके पास में ये रहा, इसके समांतर जो है, जैसे मैं आपके सामने एक बार ड्रॉ करता हूं, तो जरा यहाँ पे देखना, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये y अक्ष के समांतर है, इसमें इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, आप बोलोगे x में 2 जाना है और y में भी 2 जाना है, ठीक है। इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x में 2 जाना है लेकिन y में 1 है। इस वाले बिंदु का x में 2 जाना है और y में -2 जाना है। इस वाले बिंदु का देख लो, x में 2 जाना है और y में 3 जाना है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, y निर्देशांक तो बदलता जा रहा है लेकिन x निर्देशांक जो है हर बार 2 2 2 2 2 ही चल रहा है। तो जैसे हमने पिछले वाले में स्टडी करा, अगर यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप ये बोलोगे कि इस रेखा का समीकरण पता है आपके पास में क्या है, x बराबर 2, मतलब y का मान कुछ भी हो लेकिन x का मान पूरे में 2 है, ये अपने पास में हो जाता है। तो जनरल फॉर्मेट जब आप लिखने जाओगे अपने पास में कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर a लिख लीजिए, और a यहाँ पे आपके पास का कोई अचर है, जैसे a की जगह 2 लिख लोगे तो ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, ये बातें अपने पास में रहती है। आई होप यहाँ तक की स्टोरी सारी क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं आगे, प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 1 जो है इसको अपन जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण करना है हमें इसका, पर पहला हिस्सा कह रहा है एक चर वाले में और दूसरा हिस्सा कह रहा है 2 चर वाले में। अब इसको कैसे करें, तो जरा आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन पहले वाले को करते हैं, यानी कि एक चर वाले में। तो एक चर में आपके पास में क्या है, y बराबर 3 है। इसको अपन कैसे डील करें, तो यहाँ पे आप देखिए, इसको अपन क्या करेंगे, सिंपल एक संख्या रेखा जो होता है उसके ऊपर दर्शा देंगे। ठीक है, संख्या रेखा अपने पास में 0 1 2 3 -1 -2 -3 हो जाएगा। तो y बराबर 3, मतलब कि आपके पास में सिर्फ ये वाला जो है आंसर हो जाएगा, y बराबर 3। तो ये एक चर में अपने पास में रूपांतरण हुआ है, एक चर में हमने ज्यामितीय निरूपण किया है। अब 2 चर में करना है, तो जब भी हम 2 चर में करेंगे तो अपने पास में x और y दोनों होंगे, तो हमें ग्राफ के ऊपर करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, जरा यहाँ पे देखिए। ठीक है, y बराबर 3, 2 चर में करना है तो पहले आपको इसको 2 चर में बदलना ही पड़ेगा। तो 3 को आप इस तरफ ले आइए, तो y -3 बराबर 0। अब x निर्देशांक तो दिख ही नहीं रहा, तो असल में हुआ क्या होगा कि x निर्देशांक का जो गुणांक है वो 0 रहा होगा। तो ऐसे में आपके पास में x का गुणांक है वो 0 है, y का गुणांक 1 है और c का वैल्यू -3 है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ा था अपन ने शुरुआत में, ax + by + c बराबर 0, वहां से अपने पास में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये है समीकरण, इसके 2 हल प्राप्त कर लो, बिंदु को निशान लगा लो और आंसर प्राप्त कर लो। तो चलिए करते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप बोलोगे माना y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आप मत लीजिए, अपन कुछ और लेते हैं। जैसे x का वैल्यू जो है आप क्या ले लीजिए, 1 ले लो। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 0 × 1 + y + -3 बराबर 0। 0 × 1 क्या हो जाएगा, 0। तो y + -3 बराबर 0, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपके पास में हल क्या हो जाएगा कि x का मान तो 1 है लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, आपके पास में 3 है। तो ये तो अपन ने क्या करा है, इसका पहला हल निकाला है। अब अपन इसका क्या करते हैं, दूसरा हल निकालते हैं।
दूसरा हल निकालने के लिए इस बार आप क्या करिए, x का मान 1 लिया था, इस बार अपन x का मान क्या ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, 0 गुणा -3 प्लस y प्लस माइनस हो जाएगा -3 बराबर 0, 0 गुणा -3 0 हो जाएगा, y -3 बराबर 0, -3 को उधर शिफ्ट करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो आप क्या देख रहे हो, हल क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -3 है लेकिन y का वैल्यू क्या है 3 है। तो आपके पास में 2 हल आ गए। अब आप आराम से सॉल्व कर लो, 1,3 और -3,3। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार पूरा कर लेता हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सब अपने पास में रेडी है, 1,3, तो x में जाओगे 1 और y में कितना जाओगे 3, यानी कि ये वाला बिंदु आ जाएगा। फिर आपके पास में -3,3, मतलब x में जाओगे -3 और y में कितना जाओगे 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये 2 बिंदु आ गए। अब इसको दर्शा लो, -3,3 और ये है आपके पास में कितना 1,3। अब इन दोनों बिंदु को जोड़ लो। ठीक है, तो ये अपने पास में किसका ग्राफ आ चुका है, ये अपने पास में इस वाली समीकरण का जो है ग्राफ आ चुका है। असल में ये समीकरण क्या है, ये है y -3 बराबर 0, और ये कहां से आया था, इससे आया है। तो ये किसका समीकरण है आपके पास में, ये आपके पास में समीकरण है y बराबर 3 का। और ये चीज तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, y बराबर 3 क्या होगा आपके पास में, अपन ने देखा था ना अभी, y बराबर 3 कुछ कांस्टेंट है, कुछ अचर है आपके पास में, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण का फॉर्मेट है, तो ऑब्वियसली ये x अक्ष के समांतर रेखा ही आनी थी। तो अगर आप वहां से डायरेक्टली सोच सको तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे बेसिक तरीके से जाओगे तो भी आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो बस मेन यह है कि 2 चर वाले में रूप में आपको स्थापित करना था तो आपको XY तल पे बनाना पड़ेगा, और अगर 1 चर वाले में करना है तो सिंपल संख्या रेखा के ऊपर बना के कर लेंगे। पैमाना कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई रहेगा आपके पास में x अक्ष पे भी और y अक्ष पे भी। एक बार कंप्लीट लुक यहाँ पे देख लीजिए, तो ये अपने पास में पूरा रहता है। तो इसके साथ ही अपन ने जो है यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का 1 शॉट जो है यहाँ पे कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में किसी भी तरह की शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप अपना डाउट वहाँ पे डाल सकते हैं, उसको अपन फर्दर डिस्कस कर लेंगे। इस सेशन के लिए फिर से थैंक यू वेरी मच।